हाँ तो बच्चों, पिछली क्लास में आपने पढ़ा था मगध का उदय और सिकंदर का आक्रमण। उसके बाद हम कौटिल्य तक पहुंच गए थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य के अधीन मौर्य साम्राज्य। तो आज हम पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य। इसके सीखने का मकसद हमारा होगा, इस वीडियो को सुनने के बाद आप नोट्स बना लेना, और ये बच्चे इस वीडियो को देखने के बाद सीख पाएंगे मौर्यों के अध्ययन के स्रोत क्या थे, चंद्रगुप्त मौर्य और उनकी उपलब्धियाँ। तीसरे पॉइंट होगा आपका अशोक और उसकी उपलब्धियाँ, और अशोक का प्रसार, धम्म का प्रसार किया था जो अशोक ने, बौद्ध धर्म का। मौर्य प्रशासन की प्रमुख विशेषताएं, मौर्यों की कला और वास्तुकला, मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण। यानी कि मौर्य साम्राज्य के उदय से लेकर उसके पतन तक आप पूरा पढ़ोगे, ठीक है। और ये पूरा ही इतिहास आपको एक के बाद एक कैसे हुआ, हड़प्पा संस्कृति से लेकर और नवीन आंदोलन तक, नवयुग तक, आपको अभी तक का सारा इतिहास बताया जाएगा, कैसे कैसे हुआ, किसके बाद क्या आया, सिस्टमेटिक तरीके से कि कौन पहले आया और कौन बाद में आया, किस तरीके से हुआ। तो फिर सिकंदर के आक्रमण के बाद और मगध के पतन के बाद मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ। तो मौर्य साम्राज्य की जो नींव थी, भारत के इतिहास में एक नए युग की शुरुआत थी। भारत में पहली बार राजनीतिक एकता प्राप्त हुई थी जब मौर्य साम्राज्य था। तो मौर्य साम्राज्य में पहली बार राजनीतिक एकता प्राप्त हुई थी। इसके अलावा कालक्रम और स्रोतों की सटीकता के कारण इस काल का इतिहास लेखन भी स्पष्ट हो गया है। तो इसके ये मतलब है इसका कि उस टाइम के जो स्रोतों की सटीकता है और कालक्रम है, उनका जो इतिहास लेखन है वो भी हम जान सकते हैं, समझ सकते हैं। इस काल का इतिहास लिखने के लिए प्रचुर मात्रा में देशी विदेशी साहित्यक स्रोतों के अलावा अनेक अभिलेख भी उपलब्ध हैं। तो उनसे हमें पता चल जाता है उनके इतिहास का। साहित्यिक स्रोत, तो मौर्य साम्राज्य को जानने के लिए साहित्यिक स्रोत सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। संस्कृत में पुस्तक चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन कौटिल्य द्वारा लिखी गई थी, जिसको चाणक्य भी बोलते हैं। कौटिल्य को इंडियन मैकियावेली भी कहा जाता है। नोट द पॉइंट, कौटिल्य को इंडियन मैकियावेली भी कहा जाता था। अर्थशास्त्र की पांडुलिपि की खोज सबसे पहले 1904 में आर शर्मा शास्त्री ने की थी। अर्थशास्त्र की पांडुलिपि की खोज सबसे पहले 1904 में किसने की थी? आर शर्मा शास्त्री ने की थी। अर्थशास्त्र में 15 पुस्तकें हैं और 180 अध्याय, लेकिन इसको तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला राजा और उसकी परिषद, दूसरा सरकार के विभागों से संबंधित है। पहला राजा और उसकी परिषद और सरकार के विभागों से संबंधित है। दूसरा नागरिक और आपराधिक कानून के साथ, और तीसरा कूटनीतिक और युद्ध के साथ। ये मौर्य के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत है। विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस। विशाख दत्त द्वारा, ये तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र की बात बता दी हमने आपको। विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस लिखा था, नाटक है ये एक। आपको ये पॉइंट नोट कर लेना है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा था, विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस लिखा था, जो दोनों की भाषा संस्कृत थी, और मुद्रा राक्षस एक नाटक है। हालांकि गुप्त काल के दौरान लिखा गया था, लेकिन इसमें बताया गया है कि कैसे चंद्रगुप्त ने कौटिल्य की सहायता से नंदों को उखाड़ फेंका। ये मौर्यों के अधीन सामाजिक आर्थिक स्थिति पर भी एक तस्वीर देता है। फिर अगली बुक है मेगास्थनीज की इंडिका। मेन बुक के बारे में आपको बताया जा रहा है कि कौन सी बुक से हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में पता चलता है। मेगास्थनीज की इंडिका। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत था। उनकी पुस्तक इंडिका केवल टुकड़ों में ही बची है। फिर भी उनका विवरण मौर्य प्रशासन, विशेष रूप से राजधानी पाटलिपुत्र के प्रशासन और सैन्य संगठन के बारे में विवरण देता है। समसामयिक सामाजिक जीवन पर उनका चित्र उल्लेखनीय है। उनके द्वारा प्रदान की गई कुछ अविश्वसनीय जानकारी को सावधानी से व्यवहार किया जाना चाहिए। अन्य साहित्य, ये तीन तो इम्पोर्टेंट हो गए। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, विशाखादत्त का मुद्रा राक्षस और मेगास्थनीज की इंडिका। ये मौर्य साम्राज्य के टाइम की
तीनों ही इम्पोर्टेंट बुक्स है, इनसे क्वेश्चन बनते हैं, आप इनका ध्यान रखें। और जब आप मेरी वीडियो मेरा लेक्चर सुन रहे हो तो आपको चाहिए कि आप साथ में सुनते सुनते नोट्स बना ले, ठीक है। अन्य साहित्य, इन 3 महत्वपूर्ण कार्यों के अलावा पुराण और जातक जैसे बौद्ध साहित्य मौर्यों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। सिलिनीज क्रॉनिकल्स, दीपवंश और महावंश श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रसार में अशोक की भूमिका पर प्रकाश डालते हैं। ये तो हो गई साहित्य की बात। अब पुरातात्विक स्रोत की बात करते हैं। साहित्य होता है लेखन, यानी कि जो बुक्स वगैरह मिलती हैं हमें। अब पुरातात्विक स्रोत होते हैं जैसे अभिलेख, शिलालेख वगैरह होते हैं, पत्थरों पर खुदवा दिया जाता है। अशोक के शिलालेख, पुरातात्विक स्रोत में सबसे इम्पोर्टेंट है अशोक के शिलालेख। अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। वे पाली भाषा और कुछ भाषाओं में लिखे गए हैं। तो अशोक के शिलालेख कहे में लिखे गए हैं, पाली भाषा में और कुछ अलग भाषाओं में भी लिखे गए हैं। और सबसे पहले 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था इसको। पॉइंट को नोट करते जाए, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ऐसी जगह से ही आते हैं। जिन स्थानों पर प्राकृत का प्रयोग होता था, लेखन के लिए ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया जाता था। उत्तर पश्चिमी भारत में अशोक के शिलालेख खरोष्ठी लिपि में पाए गए। उत्तर पश्चिम भारत में अगर पूछा जाए तो खरोष्ठी लिपि में है, खरोष्ठी भी बोलते हैं उसको, खरोष्ठी भी बोलते हैं। और पाली भाषा में भी लिखे गए हैं और कुछ अन्य भाषाओं में लिखे गए हैं। और उत्तर पश्चिम भारत में खरोष्ठी लिपि में लिखे गए हैं। 14 प्रमुख शिलालेख हैं। 2 कलिंग शिलालेख 9 विजित क्षेत्र में पाए जाते हैं। प्रमुख स्तंभ शिलालेख महत्वपूर्ण शहरों में बनाए गए थे। लघु शिलालेख और लघु स्तंभ शिलालेख हैं। अशोक के शिलालेख अशोक के धम्म और उनके अधिकारियों को दिए गए निर्देशों से संबंधित है। 13वां शिलालेख में कलिंग के साथ उसके युद्ध का विवरण मिलता है। स्तंभ शिलालेख 7 उनके राज्य के भीतर धर्म को बढ़ावा देने के उनके प्रयासों का सारांश देता है। इस प्रकार अशोक के शिलालेख अशोक और मौर्य साम्राज्य के अध्ययन के लिए मूल्यवान स्रोत बने हुए हैं। ये हो गई हमारी स्रोत की बात, साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत पढ़ दिया। अब मौर्यों का राजनीतिक इतिहास पढ़ेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईस्वी से 298 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य का काल था। चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे। उन्होंने 25 साल की छोटी उम्र में नंदवंश के अंतिम शासक धनानंद से पाटलिपुत्र पर कब्जा कर लिया। इस कार्य में उनकी सहायता कौटिल्य ने की, जिन्हें चाणक्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। देखो, कौटिल्य के 3 नाम हैं, चाणक्य, विष्णुगुप्त। आपको ये नाम याद रखने हैं, कोई सा भी नाम आ जाए तो आपको टिक लगा देना है। गंगा घाटी में अपनी शक्ति को मजबूती से स्थापित करने के बाद उसने उत्तर पश्चिम की ओर मार्च किया और सिंधु तक के क्षेत्रों को अपने अधीन कर लिया। फिर वे मध्य भारत की ओर चला गया और नर्मदा नदी के उत्तर क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। 305 ईसा पूर्व में उन्होंने सेलूकस निकेतर के खिलाफ चढ़ाई की, जो उत्तर पश्चिम भारत को नियंत्रित करने वाला सिकंदर का सेनापति था। चंद्रगुप्त मौर्य ने उसे हरा दिया और संधि पर हस्ताक्षर किए गए। इस संधि के द्वारा सेलूकस निकेतर ने ट्रांस सिंधु क्षेत्रों अर्थात एरिया, अराकोसिया और गेड्रोसिया को मौर्य साम्राज्य को सौंप दिया। उन्होंने अपनी बेटी का विवाह भी मौर्य राजकुमार से कर दिया। चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथियों का उपहार दिया। मेगास्थनीज को यूनानी राजदूतों के रूप में मौर्य दरबार भेजा गया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंत में जैन धर्म अपना लिया और अपने पुत्र बिंदुसार के पक्ष में सिंहासन से हट गए। बिंदुसार को सिंहासन पर बैठा दिया और खुद जैन धर्म अपना लिया। फिर वे भद्रभागु के नेतृत्व में जैन भिक्षुओं के साथ मैसूर के पास श्रवणबेला गए और खुद को भूखा रख लिया। फिर उसके बाद यानी कि वो सन्यासी हो गए। उसके बाद फिर उनका बेटा बिंदुसार, हाँ तो बच्चों, चंद्रगुप्त अपने जीवन के अंत में जब जैन धर्म अपना लिया और सन्यासी हो गए, बिंदुसार को तख्त सिंहासन पर बैठा दिया, तो फिर बिंदुसार के जीवन को पढ़ते। उसके बाद बिंदुसार का राज आया। बिंदुसार को यूनानियों द्वारा अमित्र गाथा कहा जाता था, जिसका अर्थ है शत्रुओं का वध करने वाला।
देखो, यूनानियों द्वारा बिंदुसार को अमित्रगाथा की उपाधि दी गई थी, यानी कि शत्रुओं का वध करने वाला। ऐसा कहा जाता है कि उसने दक्कन से लेकर मैसूर तक को जीत लिया था। तारानाथ तिब्बती भिक्षु का कहना है कि बिंदुसार ने 16 राज्यों पर विजय प्राप्त की, जिनमें से 2 समुद्रों के बीच की भूमि शामिल थी। तो ये भी पॉइंट नोट करें आपके, बिंदुसार को और क्या कहा जाता था, अमित्र गाथा, और किसके द्वारा कहा जाता था, यूनानियों के द्वारा। संगम तमिल साहित्य पर सुदूर दक्षिण पर मौर्य आक्रमण की पुष्टि करता है। संगम तमिल साहित्य भी सुदूर दक्षिण पर मौर्य आक्रमण की पुष्टि करता है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि बिंदुसार के अधीन मौर्य साम्राज्य मैसूर तक फैला हुआ था। बिंदुसार ने सीरियाई राजा एंटियोकस प्रथम से राजदूत के रूप में डाइमाचस की अगवानी की। बिंदुसार ने एंटियोकस प्रथम को पत्र लिखकर मीठी शराब, सूखे अंजीर और एक सोफिस्ट की मांग की। बाद में उन्होंने सोफिस्ट को छोड़कर सभी को भेजा, क्योंकि यूनानी कानून एक सोफिस्ट को भेजने पर रोक लगाता था। बिंदुसार ने एक धार्मिक संप्रदाय आजीविकों का समर्थन किया। बिंदुसार ने अपने पुत्र अशोक को उज्जैन का राज्यपाल नियुक्त किया। तो बिंदुसार का बेटा अशोक महान 273 से 332 ईस्वी पूर्व तक। अशोक के प्रारंभिक जीवन से संबंधित बहुत कम जानकारी है। उन्होंने उज्जैन के राज्यपाल के रूप में कार्य किया और अपने पिता बिंदुसार के शासनकाल के दौरान तक्षशिला में विद्रोह को भी दबाया। अशोक के सिंहासन पर बैठने 273 ईस्वी पूर्व और उनके वास्तविक राज्याभिषेक 269 ईस्वी पूर्व के बीच 4 साल का अंतराल था। अतः उपलब्ध साक्ष्यों से ऐसा प्रतीत होता है कि बिंदुसार की मृत्यु के बाद सिंहासन के लिए संघर्ष हुआ। सीलोन के इतिहास, दीपवंश और महावंश में कहा गया है कि अशोक ने अपने बड़े भाई सुमीसा सहित अपने 99 भाइयों की हत्या के बाद सत्ता पर कब्जा कर लिया। सबसे छोटे वाले तिस्सा को बचा लिया गया, लेकिन तिब्बत के तारानाथ के अनुसार अशोक ने अपने केवल 6 भाइयों को मार डाला। अशोक के शिलालेख का भी उल्लेख है। उनके भाई उनके प्रशासन में अधिकारी के रूप में कार्य करते थे। हालांकि ये स्पष्ट है कि अशोक का उत्तराधिकारी विवादित था। अशोक के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना 261 ईसा पूर्व में कलिंग के साथ उनका विजय युद्ध था। हालांकि युद्ध के कारण और पाठ्यक्रम के बारे में कोई विवरण नहीं है। युद्ध के प्रभाव का वर्णन स्वयं अशोक के शिलालेख 13 में किया था। 150,000 मारे गए और उनमें उससे कई गुना अधिक संख्या में लोग मारे गए। युद्ध के बाद उन्होंने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में मिला लिया। कलिंग युद्ध का एक और सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव यह था कि अशोक ने बौद्ध भिक्षु उपगुप्त के प्रभाव में बौद्ध धर्म अपना लिया। अशोक और बौद्ध धर्म। कुछ विद्वानों के अनुसार बौद्ध धर्म में उनका रूपांतरण क्रमिक था और तत्काल नहीं। लगभग 261 ईसा पूर्व में अशोक पर शाक्य उपासक धर्मगुरु बन गए और 2.5 साल बाद एक भिक्षु बन गए। फिर उन्होंने शिकार करना छोड़ दिया, बोध गया का दौरा किया और मिशनों का आयोजन किया। उन्होंने धर्म की प्रगति को गति देने के लिए धर्म महामात्र नामक विशेष अधिकारियों की नियुक्ति की। 241 ईसा पूर्व में उन्होंने कपिलवस्तु के निकट बुद्ध के जन्मस्थान लुम्बिनी गार्डन का दौरा किया। उन्होंने सारनाथ, श्रावस्ती और कुशीनगर जैसे बौद्ध धर्म में अन्य पवित्र स्थानों का भी दौरा किया। उन्होंने अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा के नेतृत्व में श्रीलंका में एक मिशन भेजा, जिन्होंने वहां मूल बोधि वृक्ष की शाखा लगाई। अशोक ने संघ को मजबूत करने के लिए 240 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में तीसरी बौद्ध संगति बुलाई। इम्पोर्टेंट पॉइंट 240 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में बौद्ध संगति किसने बुलाई थी? अशोक ने। अगर अशोक ने तीसरी बौद्ध संगति कब बुलाई थी? 240 ईसा पूर्व में। तीसरी बौद्ध संगति किसने बुलाई थी? अशोक ने। ऐसे 3-4 क्वेश्चन बन जाएंगे। हालांकि अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया और बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए प्रयास किए, फिर भी उसकी धर्म नीति एक व्यापक अवधारणा थी। यह जीवन जीने का तरीका, एक आचार संहिता और सिद्धांतों का एक समूह था, जिसे बड़े पैमाने पर लोगों द्वारा अपनाया और व्यवहार में लाया जाता था।
उनके धम्म सिद्धांतों को उनके शिलालेखों में स्पष्ट रूप से बताया गया था। अशोक के विभिन्न शिलालेखों में वर्णित उनके धम्म की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार संक्षेपित किया जा सकता है। माता और पिता की सेवा, अहिंसा का पालन, सत्य का प्रेम, शिक्षकों के प्रति श्रद्धा और रिश्तेदारों के साथ अच्छा व्यवहार। नंबर 2, पशु बलि और उत्सव समारोह पर प्रतिबंध और महंगे और निरर्थक समारोह पर अनुष्ठानों से बचना। नंबर 3, समाज कल्याण की दिशा में प्रशासन का कुशल संगठन और धम्म यात्राओं की व्यवस्था के माध्यम से लोगों से निरंतर संपर्क बनाए रखना। नंबर 4, स्वामियों द्वारा नौकरों और सरकारी अधिकारियों द्वारा कैदियों के साथ मानवीय व्यवहार। नंबर 5, जानवरों के प्रति सम्मान और अहिंसा, संबंधों के प्रति शिष्टाचार और ब्राह्मणों के प्रति उदारता। नंबर 6, सभी धार्मिक संप्रदायों के बीच सहिष्णुता। नंबर 7, युद्ध के बजाय धम्म के माध्यम से विजय प्राप्त करें। अहिंसा की अवधारणा और अशोक के धम्म के अन्य समान विचार बुद्ध की शिक्षाओं के समान है, लेकिन उन्होंने धम्म की तुलना में बौद्ध शिक्षाओं से नहीं की। बौद्ध धर्म उनकी निजी आस्था बनी रही। उनका धम्म एक सामान्य आचार संहिता का प्रतीक है। अशोक की इच्छा थी कि उसका धम्म सभी सामाजिक स्तरों पर फैले। अशोक, सिकंदर महान और जूलियस सीजर और दुनिया के अन्य प्रसिद्ध सम्राटों को पीछे छोड़ते हुए सबसे महान राजा थे। H.G. वेल्स के अनुसार इतिहास के स्तंभों में सम्राट के दसियों और हजारों नामों के बीच अशोक का नाम लगभग अकेले ही चमकता है और चमकता है एक सितारे की तरह। मौर्य सेना। मौर्य की सेना सुसंगठित थी और उस पर सेनापति का नियंत्रण था। वेतन नकद दिया जाता था। कौटिल्य ने विभिन्न रैंक के सैन्य अधिकारियों का वेतन का उल्लेख किया है। यूनानी लेखक प्लिनी के अनुसार मौर्य सेना में 6 लाख पैदल सेना, 30,000 घुड़सवार, 9,000 हाथी और 8,000 रथ शामिल थे। इन 4 विंगों के अलावा नौसेना और परिवहन और आपूर्ति विंग भी थे। प्रत्येक विंग अध्यक्षों और अधीक्षकों के नियंत्रण में था। मेगास्थनीज ने सेना के 6 अंगों को नियंत्रित करने के लिए 5 सदस्यों वाले 6 बोर्डों का उल्लेख किया है। मौर्य काल में जनगणना नियमित रूप से होती थी। गांव के अधिकारियों को लोगों की संख्या के साथ साथ उनकी जाति और व्यवसाय जैसे अन्य विवरण भी देने थे। उन्हें प्रत्येक घर में जानवरों की गिनती भी करनी थी। विदेशी और स्वदेशी दोनों तरह की आबादी की आवाजाही पर नजर रखने के लिए नगर निगम अधिकारियों द्वारा कस्बों की जनगणना की गई। एकत्रित किए गए डेटा को जासूसों द्वारा क्रॉस चेक किया गया था। मौर्य प्रशासन की जनगणना एक अस्थायी संस्था प्रतीक होती है। स्तूप। अशोक ने अपने साम्राज्य में अनेक स्तूप बनवाए, लेकिन उनमें से अधिकांश विदेशी आक्रमणों के दौरान नष्ट हो गए। कुछ ही बचे हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण विशाल आयामों वाला प्रसिद्ध सांची स्तूप है। वे मूल रूप से ईंटों से बनाया गया था, लेकिन बाद में अशोक के समय के बाद इसका विस्तार किया गया। मौर्य के पतन के कारण। मौर्य साम्राज्य के पतन के कारणों पर विद्वानों पर व्यापक रूप से बहस की गई है। पारंपरिक दृष्टिकोण अशोक की नीतियां और उसके कमजोर उत्तराधिकारियों को पतन का कारण बताता है। एक अन्य दृष्टिकोण इतने विशाल साम्राज्य को बनाए रखने के लिए पर्याप्त राजनीतिक और आर्थिक संस्थानों को मानता है। ऐसा कहा गया था कि अशोक की बौद्ध समर्थक नीतियों ने ब्राह्मणों को नाराज कर दिया, जिन्होंने पुष्यमित्र शुंग के नेतृत्व में क्रांति ला दी, परंतु अशोक ने कभी भी ब्राह्मणों के विरुद्ध कार्य नहीं किया। अशोक की अहिंसा की नीति ने उनकी सेना की लड़ाई की भावना को कम कर दिया। यह उसके खिलाफ एक और आरोप था, लेकिन शांतिवादी नीति का पालन करने के बावजूद अशोक ने अपने साम्राज्य पर अपना नियंत्रण कभी कम नहीं किया। इसलिए मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए केवल अशोक को दोषी ठहराना सही नहीं हो सकता, क्योंकि अशोक एक आदर्शवाद की तुलना में एक अधिक व्यावहारिक था। मौर्य साम्राज्य के पतन के कई कारण हैं, जैसे कमजोर उत्तराधिकारी, साम्राज्य का विभाजन और अशोक के शासनकाल के बाद प्रशासनिक दुर्व्यवहार। इन कारकों के संयोजन ने मौर्य साम्राज्य के विघटन को गति दी और पुष्यमित्र शुंग को मौर्य शक्ति को दूर करने और शुंग राजवंश की स्थापना करने की सुविधा प्रदान की। तो अब कुछ क्वेश्चन पूछती हूँ मैं आपसे, फिर हम अगले टॉपिक में शंगु राजवंश के बारे में पढ़ेंगे, शुंग राजवंश के बारे में पढ़ेंगे। अशोक के कलिंग के साथ युद्ध का विवरण काहे में दिया गया है, यानी कि आदेश की तरह दिया गया है। 13 शिलालेख में दिया गया है, सारनाथ के पिलर में दिया गया है या अर्थशास्त्र में दिया गया है।
अशोक के शिलालेख में सर्वाधिक प्रयुक्त भाषा कौन सी है? अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले किसके द्वारा पढ़ा गया था? अंतिम मौर्य राजा कौन था? अशोक ने किसके प्रभाव में बौद्ध धर्म अपनाया? भारत का राज्य चिन्ह किस स्फूर्त से अपनाया गया था? इन क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना। और इस लेक्चर को सुनने के बाद आप समझने के काबिल हो गए होंगे। नमक मिर्च मसाला और खामखा का हो अल्लाह तो मैं करती नहीं हूँ, टू द पॉइंट बात करती हूँ। और इतिहास में ये है कि आप अगर ध्यान से सुनोगे और नोट्स बनाओगे तो ये तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाएगा, वरना फिर आपको ये कुछ समझ में नहीं आएगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, इसको यूपीएससी वाले जो बुक पढ़ते हैं उस बुक में से मैं आपको इतिहास के बारे में बता रही हूँ, टू द पॉइंट। यूपीएससी की बुक्स को पढ़ा रही हूँ मैं आपको। और अगर इस तरीके से आप पढ़ोगे और कहीं भी लिखोगे तो कभी आप फेल नहीं होगे इंशाल्लाह। सीखने के मकसद के बारे में ज्ञान प्राप्त करेंगे छात्र। जो मैंने बताया था, जो मैंने अभी आपको पढ़ाया, इसमें आपको मौर्यों के अध्ययन के स्रोत के बारे में बताया है, चंद्रगुप्त मौर्य और उनकी उपलब्धियां बताई है, अशोक की और उसकी उपलब्धियां और अशोक के धर्म का प्रसार के बारे में बताया है, मौर्य प्रशासन की प्रमुख विशेषताएं बताई है, मौर्यों की कला और वास्तुकला के बारे में बताया गया है, मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण के बारे में बताया गया है। तो ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। अगर ना समझ में आए तो आप लेक्चर को दोबारा सुने और नोट्स बनाएं, तभी ये आपकी समझ में आएगा। ये इतिहास है, ये ऐसे ही समझ में नहीं आता किसी के। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे मौर्योत्तर भारत, यानी कि मौर्यों के बाद का भारत, शुंग शासन के बारे में हम पढ़ेंगे। सातवाहन शासन, शक, कनिष्क, गांधार कला, इन सब के बारे में पढ़ेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखें।